नमस्कार दोस्तों। नेपाल के राजनीतिक मैदान में इस वक्त जेनजी आंदोलन ने हलचल मचा दी है। एक तरफ जवान युवाओं की सरकार के विरुद्ध रैली तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया बैन का झगड़ा। लेकिन क्या बस बैन ही वजह है? आइए समझते हैं इस आंदोलन की गहराइयों को। From the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्लॉक कर दिए। सरकार का कहना था कि प्लेटफॉर्म्स ने लोकल रजिस्ट्रेशन रूल्स नहीं मानी, लेकिन फिर भी युवा इस फैसले से भड़क गए। उन्होंने तुरंत मोर्चा निकाल के सोशल मीडिया बैन हटाओ, भ्रष्टाचार बंद करो के नारे लगाए। और कई लोगों का कहना है कि असली बात ये है कि ये बैन बस एक चिंगारी थी। असली आग भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी की नफरत से भरी हुई थी। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि करप्शन टॉप लेवल पे पहुंच गया है। हमारे कंट्री पे करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जनता का सहन शक्ति से भी ऊपर चला गया है। रीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही था। जेनजी प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ये उनका प्रोटेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन है। उनकी बात ठीक है, क्योंकि नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लगभग 90% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है और सोशल मीडिया बैन उनको ऑफलाइन करने जैसा था, और जिससे उनकी नफरत सरकार के विरुद्ध और बढ़ गई। युवा आंदोलन के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं, बल्कि हिमालयन देश की गंभीर समस्याएं हैं। हर तरफ भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे हैं। एयरबस डील, सरकारी डील्स के फ्यूडोल और नेताओं की लग्जरियस लाइफस्टाइल की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। और बेचारे युवा जिन्हें नए मौके चाहिए थे, और ये लोग गुस्से में इसीलिए आ गए कि सिर्फ हुकूमत के रिश्तेदार ही अमीर नहीं बन रहे, बल्कि देश की धज्जियां उड़ रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल में 20% यूथ बेरोजगार हैं, और माहौल ऐसा है कि नौजवान रोजगार के लिए अरब के कोने कोने में मजबूर होकर काम कर रहे हैं। और इन सब से उनके मन में एक ही सवाल घूमता है कि हमारे सपने कहाँ हैं। युवाओं ने इंटरनेट पर मिलकर एक्शन लिया। हामी नेपाल जैसे एनजीओ, डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टाग्राम ग्रुप्स पे जम गए, प्रोटेस्ट प्लान किया। डिस्कॉर्ड पर देश बचाओ जैसे मैसेज घूमे, रैली के टाइम टेबल बने। उन्होंने अपनी आवाज नेपाल जेन प्रोटेस्ट, जस्टिस फॉर यूथ जैसे हैशटैग से दुनिया के सामने पहुंचाए। लेकिन 8 सितंबर की सुबह ही सब कुछ बदल गया। काठमांडू में हजारों स्टूडेंट रैली ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट्स चलाए, लेकिन दुख की बात कि इस दिन कम से कम 19 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए, और हेलीकॉप्टर्स से बीजेपी नेताओं जैसे सेफ्टी कैरी आउट की गई। जबकि प्रोटेस्टर्स ने सिंह दरबार यानी कि वहां का जो पीएम ऑफिस है और दूसरे आम सरकारी इमारतों पर आग लगा दी। खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया में छाए। कुछ में साजिशनकारी ग्रुप दिखाई दिए, जैसे प्रधानमंत्री के खुद के मकान पर पत्थर बरसे, और एक वीडियो में पूर्व पीएम शेर बहादुर देववा को लोगों के द्वारा मारता हुआ दिखाया। और हालात कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी खुद हिमायत कर रही थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फुटेज वायरल है, और ये सच है कि प्रोटेस्टर्स ने देववा, जो कि अब विदेश मंत्री हैं, और उनकी पत्नी पर हमला किया। और ऐसी तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया। और कुछ वायरल वीडियोस बिल्कुल झूठ निकले। कुछ सोशल पोस्ट में दिखाया गया कि किसी ने वायरल क्लेम किया कि पाशुपतिनाथ टेम्पल में भी उल्लंघन हुआ है, मतलब मजहबी स्थान पर प्रोटेस्ट। ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन फैक्ट चेकर्स ने खुलासा किया कि जो वीडियो सर्कुलेट हुई है वो एक पुराना फेस्टिवल का हिस्सा था, न कि आंदोलन के दौरान मंदिर पर कोई हमला। और यहाँ एक और झूठ फैला, और यहाँ दिखाया गया कि युवा आंदोलन का लक्ष्य है पाशुपतिनाथ टेम्पल पर हमला। इन भयानक घटनाओं के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार को 9 सितंबर 2025 को गिराया गया, और कर्फ्यू के बावजूद प्रोटेस्टर्स ने स्टेडियम की तरफ पार्लियामेंट के गेट में घुसने की कोशिश की। और आगे लोड शेडिंग आवाज सुनकर ओली
ने कैबिनेट बुलाकर सोशल मीडिया बैन हटा दिया और दूसरे दिन जब भीड़ बढ़ी तो ओली ने बॉलकिट लेने की सोची और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। ओली का कहना था कि उनका रिजाइन समस्या हल करने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए है। और एनालिसिस्ट का कहना है कि डेमोक्रेसी 2008 के बाद नेपाल में इतनी बड़ी तब्दीली शायद पहली बार है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नए पीएम को चुनने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, मगर जेएनजी वाले चाहते हैं ताजा इलेक्शन, न्याय और करप्ट नेताओं की सजा। और इन सब के बाद फिर एक सबसे शॉकिंग बात, ओली जी के बाद एक पुरानी उचित न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने का फैसला आया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फोर्स हामी नेपाल के सुदन गुरुङ वालों ने राष्ट्रपति और सेनाधिपति को कन्वेंस किया। ये सही बंदा है कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिन्होंने खुद कहा है कि सरकार सिर्फ 6 महीने की बीच गवर्नमेंट होगी इलेक्शन तक। और उन लोगों को जो प्रोटेस्ट में मारे गए उनको देश का शहीद घोषित कर दिया और इंसाफ का वादा किया। सुशीला कार्की अंतरिम बैच इलेक्शन 2026 के लिए तैयार किए गए हैं। जेएनजी के लीडर्स भी कैबिनेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि पावर टू द पीपल स्लोगन्स अब टेस्टिंग स्टेज में आ चुके हैं। नेपाल की हालत का असर पूरी एशिया पर हो सकता है। एक तरफ ये लैंडलॉक हिमालयन देश इंडिया से घिरा है तो दूसरी तरफ चाइना से। और एनालिसिस्ट कहते हैं कि ये खेल भारत चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का भी है। आजकल ओली जी प्रो चाइना माने जाते हैं और उनका गिरना बीजिंग के लिए सेटबैक माना जा रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि अब इंडिया को ज्यादा मौका मिल सकता है असर दिखाने का। लेकिन नेपाल का सियासत हमेशा कोशिश करते आया है कि दोनों देश से संतुलन बनाए रखने। जमीन पर इंसाइडर्स कहते हैं कि न भारत न चीन चाहते हैं कि दूसरा और इन्फ्लुएंस करे। एक पॉलिटिशियन ने बताया, बापू हमारा नेपाल दोनों के साथ हमेशा बैलेंसर रहा है और नेपाल की ये हालात कोई नई नहीं है। नेपाल की हिस्ट्री भरपूर है राजनीतिक क्रांतियों से। 1951 में राणा जनरल्स के खिलाफ नेताओं ने आज़ादी पाई, फिर 1959 में पहला चुनाव हुआ, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद किंग महेंद्र ने सरकार गिरा दी और पंचायत सिस्टम लागू कर दिया। जब लोकतांत्रिक आंदोलन 1990 में फिर से उभरा तो पार्टी लेस रूल खत्म हुआ और लोकतंत्र शुरू हुआ। 1996 से लेकर 2006 तक माओइस्ट गुरिल्ला ने सिविल वार लड़ी और 10 साल में 17,000 से अधिक सैनिक मारे गए। 2006 में सबने मिलकर राइट्स किए, ज्ञानेंद्र को पावर छोड़ने को मजबूर किया और 2008 में नेपाल ऑफिशियली रिपब्लिक बना। और तब से अब तक बहुत सी गवर्नमेंट बदली। 3 मेजर पार्टीज में रोटेशन हुआ। जेपी शर्मा ओली 2025 में चौथी बार पीएम बने थे, पर युवा आज कह रहे हैं कि चलती सरकार अब बंद होनी चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स कर रही है। आज नेपाल की जेएनजी क्रांति खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद नई दिशा में है। जवानों ने अपना एक नया संकल्प दिखाया है, करप्शन के आगे सर झुकाने से मना किया, डेमोक्रेसी के सपने को जगाया। उन्होंने साबित किया कि इंस्टाग्राम या फेसबुक बंद करो, हम अपनी आवाज बंद नहीं कर सकते। और हमारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक लेटर बन गए, असली कहानी तो कानूनी, सामाजिक और आर्थिक तब्दीली है। और दूर की आवाज ये कहती है कि ये जनरेशन आगे चलकर नए लीडर्स चुनेगी। और मार्च 2026 के इलेक्शंस की तैयारी हो रही है और दुनिया देख रही है कि ये हिमालयन डेमोक्रेसी अपने अगले पत्र पर कितना रोशनी डालेगी। और नेपाल की कहानी बताती है कि डेमोक्रेसी कभी एक रात में नहीं बनती, इसमें लोगों का हित, सशक्ति हुई आवाज और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स सब मिलकर रचते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जेएनजी और नेपाल की सियासत का आवाज अब सबका सब काम है सुलझाना। बहुत बहुत धन्यवाद।